नमस्कार दोस्तों, द वॉइस ऑफ पीपल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों के बीच अपने विचार व्यक्त करता हूँ, उसी प्रकार से ये आज का वीडियो है। तो इस समय हम बात कर रहे थे कि पिछले वीडियो में भी किया कि दो प्रकार की विचारधाराएं इस समय अपना एक जनमत बनाने की मतलब एक देश की दिशा और दशा तय करने के लिए एक जनमत बनाया जा रहा है। चुनावी समय चल रहा है, तो चुनावी समय में कल जो गतिविधि हुई, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी थे, प्रियंका गांधी थी और भारतीय जनता पार्टी से भी केंद्रीय नेतृत्व से बहुत सारे लोग, बहुत बड़े बड़े नेता अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी थे। तो सभी चुनाव में अपने तरीके से चुनाव को देख रहे हैं और अपनी बातें जनता के बीच ले जा रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल जैसा कि मैं मतलब द वॉइस ऑफ पीपल मतलब लोगों की आवाज़ क्या है तो कल बड़ा इंटरेस्टिंग सा मान के चलो, राहुल गांधी को मैंने सुना तो अब वो धीरे धीरे सने वो सारी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फार्मर्स की बात कहूँ तो फार्मर्स के लिए भी उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद जो भी सरकारें बनी, किसान पर कभी टैक्स नहीं लगा। उसके कृषि यंत्रों पर जो टैक्स लगाया जा रहा है, फर्टिलाइज़र पर लगाया जा रहा है, पेस्टिसाइड्स पर लगाया जा रहा है, यहाँ तक कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी जो टैक्स है, व्यापार को जो अनाज का व्यापार है, जो उसकी फसल बिकती है, उस पर भी लगाया जा रहा है। तो टैक्सेशन, तो वही जो मैं पिछली वीडियो में भी कह रहा था कि टैक्सेशन की ही तो लड़ाई थी। आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत बड़ा फैक्टर था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के लोगों पर लगाया जा रहा टैक्स। जहाँ तक स्टडी की है इन चीज़ों की, जो ज्ञान जो भी अपन ने पढ़ा, उससे जो निष्कर्ष निकलता है कि वो लड़ाई भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो खिलाफ़ थी, वो टैक्सेशन के ही खिलाफ़ थी। और कल मैंने सुना कि उन्होंने अपने हर कार्यक्रम में लगभग इस बात को स्पष्ट किया कि जो टैक्स लगाए जा रहे हैं वो टैक्स जनता पर नहीं लगना चाहिए। और वो फिर से एक मूल जो वो एक्सरे की बात करते हैं, एक्सरा जो जातिगत जनगणना है। जैसा कि मैं आपसे कहता हूं कि पिछले 2-3 दशक में कुछ विशेष विचारधारा के लोग जो विशेष उद्देश्यों को लेकर काम करते हैं, उन लोगों ने कुछ ऐसे मुद्दों को कुछ ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है समाज में कि उसको दूर करने के लिए, जैसे आरक्षण, मैंने कहा मैं यूथ से कहता हूँ जो भी युवा मुझे मिलते हैं और मैं उनसे भी पूछता हूँ, तो उसका एक मिलता है कि आरक्षण की वजह से कई लोग आरक्षण का बड़ा मतलब वो करते हैं, क्रिटिसिज्म के आरक्षण की वजह से। बल्कि ये मैं उनसे जब ये सवाल पूछता हूँ कि सिर्फ आरक्षण वजह है बेरोजगारी की या और भी कोई वजह है, तो वो यही कहते हैं कि एक तो भर्तियों का ना होना और बहुत सारे समस्याएं बताते हैं, पेपर लीक हो जाना। और फिर आपने देखा व्यापम में क्या हुआ। अभी तक व्यापम मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा घोटाला, जिसमें लगभग मतलब उसमें हत्याएं भी हुई। उस समय जो रिपोर्टिंग हो रही थी उससे वो बहुत बड़ा घोटाला, मतलब उससे युवाओं पर भी प्रभाव पड़ा, उनके
रोज़गार पर प्रभाव पड़ा, उनके भविष्य पर प्रभाव पड़ा व्यापम का। तो व्यापम घोटाला, तो मैं जब युवाओं से बात करता हूँ तो ये 2-3 फैक्टर हैं जो बेरोज़गारी और युवाओं के लिए, लेकिन उसके लिए मेन एक बुनियादी फैक्टर भी है। जब मैं उनसे बात करता हूँ तो मैं उनसे शेयर करता हूँ इस बात को, इस सवाल को कि बेरोज़गारी का कारण, ये बेरोज़गारी का मतलब जॉब्स का भी एक कारण तो जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, एक तो गवर्नमेंट सेक्टरों का प्राइवेटीकरण, जिसकी मैं बात करता हूँ निजीकरण। तो गवर्नमेंट सेक्टर का अगर प्राइवेटीकरण होगा तो फिर उस गवर्नमेंट जॉब में आपको मतलब गवर्नमेंट जॉब ख़त्म हो जाएगा आपका। तो एक तो प्राइवेटाइजेशन का बिल्कुल सख्त विरोध होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है और सिस्टम का विस्तार होना है, गवर्नमेंट सिस्टम का भी विस्तार होना है, तो वो कौन करेगा? वो गवर्नमेंट ही करेगी। वो गवर्नमेंट किसी की भी हो, गवर्नमेंट का ही काम है कि जनता की आबादी के हिसाब से सिस्टम का विस्तार, उसका प्राइवेटीकरण उसका हल नहीं है। क्योंकि आप प्राइवेटीकरण करके आप 2-3 तरीके से नुकसान करते हैं। एक तो युवा का नुकसान करते हैं आप उसका प्राइवेटाइजेशन करके, कि वो जो तैयारी कर रहा है, जैसे बिजली इलेक्ट्रिक विभाग को ले लो आप, बिजली विभाग को, जहाँ सप्लाई सी और डी क्लास के जो उसमें एम्प्लॉयड होते हैं, जो लाइनमैन होते हैं, या जो लाइन को खड़े करने वाले जो लोग होते हैं, उसमें बहुत सारे पद थे, छोटे-छोटे पद। अब वो सब प्राइवेटाइजेशन होगा और वो जॉब ख़त्म हो गई। वो सब ठेके पे, अब बच्चों को ठेके पे, तो वो ठेके की नौकरी में उनका कोई भविष्य नहीं है। तो प्राइवेटाइजेशन करके और निजीकरण करके एक तो आप युवाओं का नुकसान करते हैं, और फिर दूसरा नुकसान आप पब्लिक का करते हैं, पीपल्स, मतलब हिंदुस्तान के नागरिक का दूसरा नुकसान करते हैं कि फिर उसको प्राइवेट करके और फिर वो सप्लायर को ये पावर आप देते हैं कॉन्ट्रैक्ट में कि फिर वो मान चलो 12 रुपये यूनिट उसका प्रोडक्ट का दाम बढ़ाकर वो दिया जाता है। तो वो दोहरा नुकसान, तो एक तो प्राइवेटाइजेशन और दूसरा सरकारी सिस्टम का विस्तार। ये अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, हॉस्पिटल्स, ये मतलब मेरा मानना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 2 सिस्टम बहुत मजबूत हो सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि युवाओं की कमी हिंदुस्तान में डॉक्टर्स की कमी नहीं है, एमबीबीएस किए हुए लोगों की कमी नहीं है, इंजीनियर्स किए हुए लोगों की कमी नहीं है। तो और पढ़े लिखे लोग, मतलब वो उस काम को बहुत आसान बना सकते हैं किसी भी सरकार के लिए। तो किसी भी सरकार का एक मेन उद्देश्य, तो जो मैं उनको सुन रहा था, तो वो धीरे-धीरे पहुंच रहे हैं, वो समझ गए हैं उस चीज़ को कि देखो, ये तो सही है कि सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब सबको नहीं मिल सकता, लेकिन उसका परसेंटेज तो बढ़ सकता है, जितना बढ़ा सकें जो अनुपात के हिसाब से। और उसके बाद फिर बहुत सारे सेक्टर, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे सेक्टर हैं। देखिए, बेरोज़गारी को बहुत कम किया जा सकता है। जैसे आप हर राज्य में चले जाइए, जब मतलब सभी राज्यों में लगभग आप देखेंगे कि जहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं में मान के चलो अच्छी चल रही हैं, वहाँ बेरोज़गारी भी कम है, और शिक्षा सेवाएँ अच्छी चल रही हैं, वहाँ बेरोज़गारी कम है। क्योंकि बहुत एम्प्लॉयमेंट है उस क्षेत्र में। 2 क्षेत्र बहुत एम्प्लॉयमेंट है, उसमें मान चलो जॉब्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, और फिर उनका जो विज़न, और धीरे-धीरे जा रहे हैं। अब जैसे खेती को भी, मतलब किसान की भाषा को भी वो तो किसान की भाषा को भी समझ रहे हैं कि किसान को क्या आवश्यकता है। तो किसान की भी वो बात कर रहे हैं। तो आज का जो मतलब मेरा जो विषय है, ये आप लोगों से सिर्फ इस डिस्कशन का है कि ये जो चुनाव हैं, ये जाति और धर्म, अब एक तरफ से मैंने सुना, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी है या मान के चलो कांग्रेस है, दोनों के बड़े नेता हैं, तो एक तरफ से ये बातें आ रही, एक तरफ से कि 100 साल तक शासन, मतलब ये जनता के, मैं जनता के मुद्दों पर बात करना चाहता हूँ, इसलिए तो ये अनएम्प्लॉयमेंट मिटाने के लिए और इन सब के लिए ये इन चीज़ों पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो आप लोगों से
चर्चा कर है कि ये मुद्दा जो है अब धीरे धीरे सने सने और बढ़ रहा है, तो इसको हल करने के लिए जातिगत जनगणना, जो मैं कह रहा हूँ कि वो एक कोर इशू है, वो इस देश के लिए डायनेमिक, मतलब एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। जातिगत जनगणना के बाद सामाजिक ढांचे में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, और आर्थिक न्याय में तो क्रांतिकारी परिवर्तन होना ही है उससे। मतलब एक ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर अधिकार की बात करने लगें तो फिर ये देश को साक्षर बनाने में भी काफ़ी आसानी होगी, काफ़ी आसानी होगी। और बहुत मैं उनके इस बात का पूरा मतलब उनका उनका ये विज़न देख के, मतलब मुझे लगता है कि ब्रॉड विज़न इंडिया के लिए हिंदुस्तान के लिए ब्रॉड विज़न। तो जातिगत जनगणना होना क्यों? क्योंकि ये आरक्षण की जो आग जो लगाई जा रही है आरक्षण के नाम पे, जो एक परसेप्शन क्रिएट करके कि किसको कितना मिल रहा है, वो तो साफ दिख रहा है। जो वो कल बोल रहे थे, मैं उनके ही आंकड़े बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश को 54 अफसर चलाते हैं, उसमें एक ओबीसी है, वो भी 33 पैसे का। तो बजट डिस्ट्रीब्यूशन और कहीं भागीदारी, मतलब सरकार लोकतंत्र का मतलब है भागीदारी, और उनकी जो सोच मुझे समझ में आती है वो लोकतांत्रिक मुद्दा है एक, कि लोगों की भागीदारी, सिस्टम में भागीदारी, वही तो स्वतंत्रता है, सभी की स्वतंत्रता है। उसमें किसी भी वर्ग के खिलाफ ये बात नहीं है, सबको अपनी अपनी संख्या जानने का अधिकार है। और जितना जो एक नारा चलता था पहले, जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हिस्सेदारी जब भी ये मंडल और कमंडल का भी बीच में परसेप्शन चला, तो ये मंडल कमंडल ने सामाजिक न्याय, अब क्या है कि सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय पे आकर वो टिक गया है कि आर्थिक न्याय भी जरूरी है। समाज के जिक न्याय तो मिल रहा, तो आज़ादी के बाद उस पर तो काम हुआ ही है। जो जो मतलब मुझे जैसे लालू प्रसाद यादव जी हों या मुलायम सिंह जी हों, इन पार्टियों का उदय और इन लोगों का मान चलो संघर्ष, वो सामाजिक न्याय का ही संघर्ष है। आज बिहार ने में नीतीश कुमार डायनेमिक काम कर रहे हैं। वो मतलब वो उन्होंने मतलब राहुल गांधी की बात को उन्होंने जस्टिफाई कर रहे हैं वो, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी भी मतलब मध्य प्रदेश में भी उन्होंने कहा है कि सरकार बनने के बाद पहले जातिगत जनगणना करके देंगे। तो उन्होंने भी कमिटमेंट किया है, और छत्तीसगढ़ में भी होगी, और राजस्थान में भी होगी, और कर्नाटक में भी होगी, सब जगह होगी। ये जो बात अब निकली है, तो अब ये बात निकलना मतलब ये इससे बहुत कुछ मैं देखता हूँ कि ब्रॉड, मतलब बहुत बड़े स्तर पे इसमें देश के सोच में बदलाव आएगा, और बेहतर परिणाम इसके हमको मिलने वाले हैं। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इस मुद्दे को भी आप एड्रेस करें। जब आप इन चुनावों में या लोगों से जब भी मिलें, तो इन मुद्दों पर आप डिस्कशन करें उनसे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो के लिए मिलेंगे। धन्यवाद।